A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 2, A Gift of Chappals. स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर 2 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना ने मृदु से बैकयार्ड में क्या सीक्रेट शेयर किया था, उसको क्या सीक्रेट बताया था। आंसर इज मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैड फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड। मीना ने मृदु को किटन का सीक्रेट बताया, उसको सीक्रेट बताया कि उनको एक किटन मिली है उनके घर के सामने और उन्होंने उसको अपने बैकयार्ड में रखा है। ओके, बैकयार्ड क्या होता है, घर के पीछे का गार्डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि जो किटन थी, जो बिल्ली का बच्चा था, उसके लिए वो मिल्क कैसे लेकर आया था। आंसर इज रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। रवि कैसे लेकर आया, उसने जाकर बोला, रवि किचन से मिल्क लेकर आया और उसने बोला कि उसको बहुत भूख लगी है। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पार्टी दैट ही वॉज इंडीड हंग्री। मतलब उसने थोड़ा सा मिल्क पिया भी जिससे पार्टी को पता चल जाए कि वो सच में उसको भूख लगी है। He then brings the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell। फिर उसने क्या किया, फिर वो उस टम्बलर क्या होता है, ग्लास, उस ग्लास को जो थोड़ा सा उसमें मिल्क बचा था उसको लेकर बैकयार्ड में गया और उसमें जो उसके पास जो कोकोनट शेल रखा हुआ था, जो नारियल का जो खोखल होता है वो रखा हुआ था, उसमें उसने वो मिल्क डाल दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, हु डज he say the kitten's ancestors are, do you believe in। मतलब ये किसने कहा था, कैसे कहा था कि ये जो किटन के एंसेस्टर हैं वो कौन हैं, क्या आप उन पे बिलीव करते हैं। आंसर इज रवि सेड दैट द किटन्स एंसेस्टर्स वर द लॉइन ऑफ द पल्लवास किंग द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज़ द एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। नो, आई डोंट बिलीव दिस स्टोरी। रवि ने बताया था कि रवि ने कहा था कि जो किटन है वो कौन किसके एंसेस्टर्स हैं, वो उसके जो लॉइन हैं पल्लव किंग के। ये जो किटन के एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं। एंसेस्टर्स क्या होता है, पूर्वज। इसके पूर्वज जो हैं वो कौन है, पल्लव किंग के जो लॉइन है वहाँ से हैं। और ये कहाँ से हैं, जो कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट है ये। ओके, जो किसका एम्बलम है, पल्लव डायनेस्टी का। और हमें जो ये स्टोरी है इस पर बिलीव नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुन्नई। दिस शोज डैट, मतलब जो रवि था उसके पास बहुत कुछ था कहने के लिए एमपी पुन्नई के बारे में। एमपी पुन्नई कौन है, जो एक लिटिल कैट थी, उसका नाम क्या था, एमपी पुन्नई। तो इससे क्या हमें पता चलता है, क्या दिखाता है ये। फर्स्ट वन इज़ ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वह मतलब मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। सेकंड वन इज़ हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, मतलब उसकी नॉलेज जो हिस्ट्री में थी वो अच्छी थी। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन अच्छी थी। या फिर ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री डिसएग्री टू। आप किस स्टेटमेंट पर एग्री या डिसएग्री करते हैं, मतलब मानते हैं नहीं मानते हैं किस स्टेटमेंट को। आंसर इज रवि हैज़ लॉट टू से अबाउट एमपी पुन्नई। रवि के पास में बहुत कुछ कहने के लिए था एमपी पुन्नई के बारे में। दिस शोज डैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ साउंड। ये हमको क्या दिखाता है कि जो उसकी नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में वो काफ़ी अच्छी है। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। वो क्या, उसकी इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी है, वो एक और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। ऐसी क्या आवाज़ थी जिससे मृदु को थोड़ा अजीब सा लगा और जो महेंद्रन था, मतलब जो कैट थी, कैट का नाम क्या था, महेंद्रन, तो वो डर गई थी।
आंसर इज इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ ललीज वायलिन दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। ये किसका साउंड था ये जो आ रहा था दोनों को, मृदु और महेंद्रन को? ये था लली के वायलिन का साउंड। जो लली वायलिन बजा रही थी उससे जो आवाज़ें आ रही थी उससे ही जो महेंद्रन जो कैट थी और वो मृदु वो भी डर गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है हमारा चेक। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। द म्यूज़िक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूज़िक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट डेट इम्प्रेस द आइडिया। देखिए इसका आंसर है, जो मतलब म्यूज़िक मास्टर थे वो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बजाते थे, तो हमें इसमें क्या करना है, रीड अलाउड द सेंटेंस को ज़ोर से पढ़ना है, जो हमारे टेक्स्ट में जो सेंटेंस है उसको अच्छे से पढ़ना है और उससे आइडिया एक्सप्रेस करनी है। आंसर इज द म्यूज़िक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। जो म्यूज़िक मास्टर थे उनके जो नोट्स थे वो एकदम परफेक्टली जा रहे थे, जो उनका मेलोडी जो चल रही थी उसको परफेक्टली मैच कर रहे थे वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैड द बैगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या जो बैगर था, भिखारी था, वो रुकुमनी के घर पे फर्स्ट टाइम ही आया था? हमें इसका आंसर देना है, रीज़न देना है मतलब इस आंसर का। आंसर इज नो, द बैगर हैज़ बीन कमिंग टू रुकुमनीज हाउस फॉर लास्ट 1 वीक। वो कब से आ रहा था बैगर? वो मतलब उसी दिन नहीं आया था। नो, ये कब से आ रहा था? लास्ट 1 वीक से आ रहा था, आखिरी एक सप्ताह से आ रहा था। द बैगर हिमसेल्फ confirms this saying that he has survived for a week because of रुकुमनीज काइंडनेस। बैगर ने ऐसा खुद से कहा था, जो भिखारी है उसने खुद से ऐसा कंफर्म किया था, उसने खुद से बताया था कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते से रह रहा है क्योंकि जो रुकुमनी है वो बहुत ही दयालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैज़ फॉर्म्ड between her eyes. What does it suggest to you about रुकुमनीज मूड? जब रुकुमनी की मतलब जो आईब्रोज है उस पर क्या है, वी शेप लाइन, उसकी लकीरें आ गई थी, तो उससे आपको क्या लगता है कि उसका मूड कैसा था? आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज द वी शेप लाइन सजेस्ट दैट रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री एंड वॉज अबाउट टू लूज हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रेन। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि जो रुकुमनी थी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कभी भी मतलब बच्चों पे गुस्सा हो सकती थी, अपना टेम्पर लूज़ कर सकती थी। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसको हमको कंप्लीट करना है। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। रवि कंपेयर्स ललीज प्लेइंग द वायलिन टू। उसने क्या, रवि ने किससे कंपेयर किया था? जब वो लली वो वायलिन बजा रही थी तो रवि ने उसको किस चीज़ से कंपेयर किया था? किससे किया था? डिरेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक, मतलब किसी ट्रेन का ऑफ ट्रैक जाना, मतलब गलत चलना, ऑफ ट्रैक जाना उसका। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। नेक्स्ट इज ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। इसमें क्या आएगा? जो महेंद्रन था वो क्या है, वो चिलीज के पास में गया था और वो क्या कर रहा था, वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा था? टेप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, मतलब उसने क्या किया था, कुछ चिलीज, कुछ जो मिर्ची थी वो अपने ऊपर डाल ली थी ना, उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? टेप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लली। जो टीचर थे, म्यूज़िक मास्टर थे, वो क्या है, कुछ नोट्स बजाने लगे वायलिन पर। तो फिर एंड लली ने क्या किया? स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, मतलब वो भी वैसे ही ट्राई करने लगी बजाने का। तो इसमें क्या लिखेंगे? स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। नेक्स्ट इज द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। बैगर ने क्या कहा? जो यहाँ पे इस घर की जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। हैव बीन वेरी जेनरस
एंड हेल्प हिम सर्वाइव फॉर अ वीक, मतलब वो काफ़ी अच्छी हैं और उन्होंने उसको वहाँ पर एक हफ्ते रहने दिया। तो इसमें क्या लिखेंगे, हैव बीन वेरी जेनरस एंड हेल्प हिम सर्वाइव फॉर अ वीक। नेक्स्ट इज आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक मास्टर आस्क्ड लली इफ, जैसे ही उनका लेसन ख़त्म हुआ तो फिर जो म्यूज़िक मास्टर थे उन्होंने लली से क्या कहा, इफ़, यदि, शी हैज़ सीन हिज चप्पल्स, क्या उसने उसकी चप्पल देखी हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ़ शी हैड सीन हिज चप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स देखिए ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं, इसके आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। हमको क्या करना है, जो म्यूज़िक मास्टर जो विंडो से मतलब खिड़की से जैसे दिख रहे थे उनको डिस्क्राइब करना है। चलिए आंसर इज द म्यूज़िक टीचर वॉज अ बोनी फिगर, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लली with his back towards the window. He was a bald-headed man with fringe of oiled hair falling around his ears. He had an old-fashioned tuft. म्यूज़िक मास्टर कैसे दिख रहे थे, म्यूज़िक मास्टर लली के सामने बैठे हुए थे और जो उनकी बैक थी वो विंडो से दिख रही थी। वो क्या है, थोड़े से गंजे थे और जो थोड़े से जो उनके हेयर्स थे वो काफ़ी मतलब उसमें ऑयल था और जो कुछ हेयर्स थे उनके ईयर्स पर आ रहे थे। ही हैड एन ओल्ड फैशन टब, वो काफ़ी ओल्ड फैशन लग रहे थे। ही हैड अ शाइनिंग गोल्ड चेन इन हिज नेक, उनके गले में एक चमकती हुई सोने की चेन थी। एंड अ डायमंड रिंग इन हिज हैंड, उनके हाथों में डायमंड की रिंग थी। ही वॉज वियरिंग अ गोल्ड बॉर्डर्ड धोती, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, गोल्डन कलर की बॉर्डर वाली धोती पहनी हुई थी। हिज लार्ज फुट वॉज स्टक ऑन द फ्लोर एंड ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विद द स्क्रॉनी टो। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो अपना पैर था, उनका जो लंबा पैर था उन्होंने वो ज़मीन पर रख के वो जो बीट बजा रहे थे उसके साथ वो उसको अपने पैरों को थपथपा रहे थे उस ज़मीन पर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें हम पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। What does मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals? मृदु को ऐसा कैसे पता चला कि जो बैगर है, भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। इसका देखिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज द बैगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन, बैगर ने अपने पैर बच्चों को दिखाए कि उसके पैर दिखाए थे, बच्चों को शो करे थे। देयर वॉज पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट विच मेड मृदु कंक्लूड दैट ही डिडंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। उनके पैरों पे क्या हो रहा था, उनके पैर जल रहे थे, उनके पैरों पे छाले पड़ रहे थे गर्मी के कारण। तो इससे मृदु को पता चला कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो चप्पल खरीद सके। नेक्स्ट इज वॉट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, उसने क्या सजेस्ट किया, अपना कंसर्न दिखाने के लिए क्या शो किया। मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बैगर, मृदु थी वो बहुत कंसर्न थी उस भिखारी के लिए। शी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बैगर, उसने सजेस्ट किया कि हम उनको एक पुरानी चप्पल दे सकते हैं, उस बैगर को एक पुरानी चप्पल दे सकते हैं। Next is have you children, she began and then seeing they were curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। देखिए ये किसने ये कहा था, इसमें देखिए लाइन दी हुई है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि रुक्मणी सच में क्या चाहती थी, क्या पूछना चाहती थी। चलिए इसका आंसर दिया हुआ, आंसर देखते हैं। फर्स्ट इज रुक्मणी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल्स। रुक्मणी ये मतलब ये सब बोल के ऐसा, ये जो लाइन दी हुई है हैव यू चिल्ड्रन शी बिगिन एंड देन, ये लाइन है वरांडा तक, इससे रिलेटेड ही आंसर्स, क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, ये गिवन है। ओके तो इसमें रुक्मणी क्या पूछना चाहती थी उनसे, तो ये पूछना चाहती थी कि
तुमने उस चप्पल का क्या किया, बच्चों से पूछना चाहती थी कि तुमने उस चप्पल का किया क्या। नेक्स्ट इज वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज किया, क्यों बदला था। शी चेंज्ड द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट, उसने अपना क्वेश्चन ये जानने के लिए बदला कि बच्चे सीरियस, इतने सीरियस और चुप क्यों हैं, इतने सीरियस और चुप हैं। शी बिकेम श्योर डैट द चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल, फिर उसको यकीन हो गया था कि बच्चों ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है उस चप्पल के साथ में। वॉट डिड शी थिंक हैड हैपन, उसको क्या लग रहा था कि क्या हुआ है। शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर, उसको ये लग रहा था कि कहीं लगता है कहीं बच्चों ने चप्पलों को छुपा दिया है। नाउ नेक्स्ट इज ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई, गोपू मामा की चप्पल लेने के बाद भी जो म्यूज़िक टीचर थे वो इतने खुश क्यों नहीं दिख रहे थे, क्यों। आंसर इज म्यूज़िक टीचर्स चप्पल वर ओल्ड, जो म्यूज़िक टीचर थे उनकी चप्पल काफ़ी पुरानी थी। बट ही लाइड टू लली सेइंग डैट दे वर ब्रांड न्यू, लेकिन उन्होंने लली को झूठ बोला कि वो एक नई चप्पल है। गोपू मामा हैड हार्डली यूज हिज न्यू चप्पल्स, उन्होंने जो गोपू मामा थे उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मतलब उन्होंने अपनी न्यू चप्पल यूज़ करी नहीं थी। द म्यूज़िक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग दैम, जो म्यूज़िक टीचर थे उसको वो पाकर खुश थे। बट वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग्स, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि वो उनको ये ना बताएं कि वो खुश हैं। ही ट्राइड टू शो डैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विद हिज लॉस, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपसेट हैं और बच्चों से अपसेट हैं, गुस्सा है और उनका लॉस हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिस्ड इन अ मिनट, वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव, चप्पल पाने के बाद में जो भिखारी था वो जल्दी से ही गायब क्यों हो गया था, उसको इतनी जल्दी क्या थी जाने की। आंसर इज द बैगर वॉज इन हरी टू लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल बिकॉज ही न्यू डैट द चिल्ड्रन हैव गॉट देम फॉर हिम विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द एल्डर्स, जो बैगर था वो जल्दी में इसलिए निकल गया था, चप्पल पाकर जल्दी में इसलिए निकल गया था क्योंकि वो जानता था कि जो बच्चे हैं उन्होंने वो किसी की बिना परमिशन के अपने बड़ों से बिना पूछे वो चप्पल उसको दे दी है। ही फियर डैट माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम सो ही लेफ्ट इन हरी, उसको डर लग रहा था कि कहीं वो उससे उस चप्पल को कोई उसको वापस ना ले ले, इसलिए वो जल्दी में चला गया, निकल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? जैसे ही वो किचन में जा रही थी, रुकुमनी जो थी वो किचन में जा रही थी मृदु और मीना के साथ में, उसने हंसना क्यों शुरू कर दिया, उसको ऐसी क्या चीज़ से हंसी आई। आंसर इज रुकुमनी वॉज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल, उनको ये सोच कर, जो रुकुमनी थी उनको ये सोचकर हंसी आ रही थी कि मतलब जो गोपू मामा है मतलब वो उनके पास चप्पल नहीं होगी, ये इमेजिन करके उनको हंसी आ रही थी। He had the habit of taking out his shoes immediately after coming home and putting on those chappals. उनकी जो गोपू मामा है उनकी आदत है कि वो रोज़ आते हैं, अपने शूज़ रिमूव करते हैं और वो चप्पल को पहन लेते हैं। She laughed wondering what excuse would she give to him and what would be his reaction. वो ये सोच के भी हंस रही थी कि मतलब अगर जब वो आएंगे, गोपू मामा घर आएंगे तो वो उनको क्या बोलेगी और उनका क्या रिएक्शन होगा उस पर। नेक्स्ट इज वर्किंग विद लैंग्वेज। अब हम करेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमको उसको रीड करने हैं। इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट पार्टी विल लीव द हाउस। इसमें क्या दिया हुआ है, अगर पार्टी को पता चला कि हमारे पास कैट है तो वो पार्टी है जो वो घर छोड़ देंगी, घर को छोड़ के चली जाएंगी। नेक्स्ट इज शी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ़ शी नोज अबाउट द पुअर बैगर
विद सोर्स ऑन हिज फीट। अगर उनको पता चलेगा तो वो गुस्सा नहीं होंगी। जब उन्हें पता चलेगा कि जो गरीब भिखारी है उसके पैरों में उसके पैर जल रहे हैं तो वो ये जानकर गुस्सा नहीं होंगी। नेक्स्ट इज इफ़ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड। अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है। नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आप देख सकते हैं ये जो हमको 3 सेंटेंस दिए हैं इसमें 2 पार्ट हैं, कॉमा लगा हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड है ये। द फर्स्ट पार्ट बिगिन विद इफ़। इसमें क्या है, जो पहला पार्ट है ये इफ़ से शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं सेकंड में भी इफ़ दिया हुआ है, अपसेट के बाद में इफ़। इट इज़ नोन एज इफ़ क्लॉज। इसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ क्लॉज बोलते हैं। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज एज अ सिंगल सेंटेंस। इसको हमको दोबारा लिखना है इन सेंटेंसेस को, इन पेयर सेंटेंसेस को सिंगल सेंटेंस में। यूज़ इफ़ एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसमें क्या यूज़ करना है, इफ़ यूज़ करना है बिगनिंग में, शुरुआत में सेंटेंस की। देख सकते हैं हम, फर्स्ट वन इज वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। ओके, ये दिया हुआ है, देखिए इसमें देखिए सेंटेंस बनाया है इफ़ का यूज़ करके। इफ़ यू वॉक फास्ट, अगर तुम जल्दी चलोगे, यू विल कैच द बस, फिर तुम्हें क्या है, बस मिल जाएगी। देखिए इफ़ यूज़ किया है, इसके बाद फास्ट लिखने के बाद में कॉमा पुट किया है। ऐसे ही देखिए दूसरे सेंटेंस में डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड। इसमें भी देखिए इफ़ का यूज़ किया है, इफ़ यू स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड, कॉमा भी यूज़ किया है। देखिए अब हमको सेंटेंसेस ये गिवन थे, अभी हमको बनाने हैं सेंटेंस। फर्स्ट इज डोंट टायर योरसेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। अब इन 2 सेंटेंसेस को हमको इफ़ का यूज़ करके बनाना है। देखिए इफ़ यू टायर योरसेल्फ नाउ, फिर कॉमा, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। अब ये 2 सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। इसका क्या बनेगा, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली कॉमा यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। ओके, ऐसे ही जो 3 और दिए हैं वो भी हम ऐसे ही बना लेंगे सेम। इफ़ का यूज़ करेंगे, देन जब फर्स्ट सेंटेंस एंड होगा उसके बाद कॉमा, देन हम सेकंड सेंटेंस लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर हमको उसको ब्लैंक्स दिए उसमें फिल करना है। आप देख सकते हैं ब्लैंक के बाद में ब्रैकेट में एक वर्ड भी दिया हुआ है, उसकी हमको हेल्प से करना है। चलिए देखते हैं। टुडे इज संडे आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। ओके, इफ आई, इसमें देखिए ब्लैंक है, उसके बाद लिखा है गो आउट, तो इसमें देखिए क्या आएगा, गो ही आएगा इसमें। इफ़ आई गो आउट आई डैश द लवली संडे लंच एट होम। तो इसमें मिस दिया है तो हम लिखेंगे मिस, आई मिस द लवली संडे लंच एट माई होम। मतलब आज संडे है, मतलब मैं बाहर जाना भी चाहता हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं घर में मतलब जो संडे का जो लंच है वो मिस कर दूँगा। इफ़ आई, इसमें क्या आएगा, स्टे दिया है तो हम लिखेंगे स्टे फॉर लंच। और अगर मैं घर पे रुकता हूँ लंच के लिए, आई डैश द संडे फिल्म, तो इसमें क्या आएगा, आई विल। इसमें क्या यूज़ होगा, आई के साथ विल यूज़ होगा। ओके, तो हम लिखेंगे आई विल मिस द संडे लंच। एक बार और देखेंगे, इतना जितना भी हमने किया है इतना एक बार और देखेंगे। टुडे इज संडे आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। इफ़ आई, इसमें क्या आएगा, इफ़ आई गो आउट आई विल मिस, कर दूंगा ना, तो इसमें क्या आएगा, आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। इफ़ आई स्टे फॉर लंच आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। आई थिंक आई शैल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। देखिए
इसमें जो जहाँ पर ये मिस लिखा हुआ है, बाकी जो जगह है गो और स्टे, यहाँ पर तो सेम रहेगा, और जो मिस है दोनों जगह वहाँ पर विल बी यूज होगा, विल मिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है हमको, इसमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। कैसे करना है, इनको जो नीचे दिए हुए हैं, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू डोंट वांट टू, इफ़ यू वांट हिम टू, ये 3 दिए हुए हैं, इसको यूज़ करके हमको क्या, इसको हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। डोंट गो टू द थिएटर, थिएटर मत जाओ, इसमें आगे कैसे कंप्लीट करेंगे, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो थिएटर मत जाओ, तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू। नेक्स्ट इज आई विल पोस्ट योर लेटर, मैं तुम्हारा लेटर पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ़ यू वॉन्ट हिम टू, अगर तुम चाहो तो। नेक्स्ट इज प्लीज़ यूज़ माई पेन, इसमें क्या आएगा, इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो मेरा पेन यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज आई विल लैंड हिज अम्ब्रेला, इसमें क्या आएगा, इफ़ यू वॉन्ट हिम टू। ओके, नेक्स्ट इज माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर, मेरा पड़ोसी रमेश तुमको डॉक्टर के लेकर जाएगा। विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ़ यू वॉन्ट हिम टू, इसमें क्या आएगा, इफ़ यू वॉन्ट हिम टू। नेक्स्ट इज डोंट ईट इट, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, इसमें क्या आएगा, इफ़ यू डोंट। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 2 में आपको आपकी फेयर नोटबुक पे डन करने हैं, और जो ये एक्सरसाइज है ये आपको आपकी बुक में फिल करनी है, और आपके लिए एक होमवर्क भी है, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रॉपरली लर्न करने हैं, उसके बाद में आपके वो रफ नोटबुक में लिख के भी देखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।